होता है। नेक्स्ट, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में, या कह सकते हैं उसी को प्रतिबल के बारे में। इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा है तो समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है स्ट्रेस। तो ये वाली कहानी नहीं होती कि मतलब टेंशन हो गया तो स्ट्रेस वाली कोई बात है। ये सॉलिड के अंदर स्ट्रेस की बात है। तो मतलब चैप्टर जो अपना है, कह सकते हैं सिंपल सा सॉलिड की बात हो रही है। ठीक है, तो सॉलिड की बात करेंगे, फिर लिक्विड की बात करेंगे, फिर गैस की बात करेंगे, ऐसे करके एक एक करके चलेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? नहीं ना आया? ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है। अब इसको मान लो दोनों साइड से फोर्स लगाए, हमने क्या लगाया? बल लगाया। तो क्या करेगा ये जो बंदा है जिसके ऊपर हमने बल लगाया, मान लो जैसे ये अपने पास है, इसको हमने दोनों साइड से खींचा, तो ये खिंचा तो नहीं रहा है। क्यों नहीं खिंचा रहा भैया? कि अंदर जो ये मटेरियल है वो क्या कर रहा है? इस फोर्स को अपोज कर रहा है। अदरवाइज यदि अपोज नहीं कर रहा होता तो इसको हम खींचते, तो ये खिंचा जाना चाहिए था। बल लगाए तो बल के कारण क्या होता है? इसमें तनाव आता और ये बाहर की तरफ बड़ा हो जाता, होता है ना। लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या? ये मटेरियल अंदर की तरफ इस फोर्स को काउंटर कर रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कर, अंदर की तरफ एक बल लगा रहा है। ठीक है, तो उसी बल को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और उसके कारण जो अंदर में स्ट्रेस आया प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में जो बल लगा, उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। इट मींस यदि हम मान लो इसको तोड़ दे, तोड़ नहीं दे मतलब ये है कि इसको हम थोड़ा चाहते हैं कि बीचों बीच ऐसे हम अंदर घुस के बात करते हैं। चलिए अंदर आ गए, ठीक है, ये बल लग रहा था। और दूसरा पार्ट जो इस साइड का पार्ट है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आ जाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे इसको भी चलिए हम बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक, अब ये जो बल लगा था इसको ये क्या करेगा? मटेरियल क्या करेगा? अपोज करेगा। अपने को लेंथ तो बढ़ा नहीं रहा है ये, ठीक है, तो क्या करेगा? इसको रोकने की कोशिश करेगा। भैया हम बढ़ने वाले नहीं है, तो मतलब अंदर कोई बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है? उसके उल्टी दिशा में बल लगा रहा है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, मतलब अंदर की तरफ क्या लगेगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, हर एक पॉइंट पे लग रहा होगा, इसी को कहा जाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो इस पे भी इस साइड बल लग रहा था, दोनों साइड लग रहा था ना, इसी को ना हमने दो पार्ट में किया है। तो इस पे भी किस तरफ लगेगा? इस सतह पे इस तरफ बल लगेगा। तो यही क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। तो सिंपल सा स्ट्रेस को ध्यान रखना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या याद रखना है? फोर्स पर यूनिट एरिया। या डेफिनेशन लिखते तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको जो ही हमने बल लगाया तो वो क्या करना चाह रहा है? उसको वापस से अपने ओरिजिनल शेप में लाना चाह रहा है। यदि आप एक इलास्टिक बॉडी ही ले लो, एक जैसे मान लो एक रबर बैंड ले लेते हैं, उसको बाहर की तरफ खींचोगे, खींचे तो उसको जो ही बल को हटाओगे तो क्या करेगा? वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अंदर कोई तो बैठा है जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है। उस तरह किसी मटेरियल की बात करें तो उसको ही बाहर की तरफ बल लगाते हैं, तो क्या होता है? अंदर फैलना चाहिए था, रबर जैसे फैल गया वैसे ही वो फैल जाता, लेकिन ये नहीं फैला। तो क्या कहेंगे हम लोग कि भैया अंदर जो बैठा हुआ है बंदा वो क्या कर रहा है? उसको अंदर की तरफ बल लगा रहा है। किसी पॉइंट पे आप काटोगे तो ऐसा ही कुछ बल लग रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आप ऐसा ले लो, कोई अपने पास कोई मेटल सीट है ऐसा, यहां पे मान लो होल है, ठीक है। अब इस पे यदि बल लगाते तो यहां पे देखो, सबसे इसको जो ही खींचोगे, ऐसा पेपर ले लेना, उसमें एक छोटा सा होल कर देना, छोटा सा बड़ा सा होल कर देना। अब दोनों साइड से खींचोगे तो क्या होगा? ये पेपर कहां से फटेगा? यहां से नहीं फटेगा। कहां से फटेगा? ये जहां पे एरिया कम है, क्यों एरिया कम है वहीं से फटेगा? क्योंकि उसको स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है वहां पे। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया और ये एरिया मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एरिया। तो यहाँ पे इतना एरिया तो कम हो गया, ये वाला एरिया तो है नहीं इसके पास, तो यहाँ पे स्ट्रेस किस एरिया पे लगेगा? इस पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, इसलिए फटेगा यहाँ से। उस तरह जब नॉर्मल सा रहता तो क्या करते? सिंपल सा ये इस टाइप से हम दिखाते स्ट्रेस को, तो कह सकते हैं सिंपल सा
वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो जिसके ऊपर बल लग रहा है, ये वाला एरिया जो हो गया किसको क्या कहें? क्रॉस सेक्शनल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बाई क्षेत्रफल। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। समझ में आया? क्या समझ में आया? स्ट्रेस या प्रतिबल क्या है? बल बट्टा क्षेत्रफल। इतनी सी कहानी, यही अभी आगे चलने वाला है। अब आपको पूछा जा सकता है कि भैया स्ट्रेस का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पास्कल। किसको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखते कैसे? पी और स्मॉल ए से। ठीक, अब इसके बीमा की बात करें तो न्यूटन का क्या होता है? याद ही होगा, एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? L2। इसकी बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इसका मात्रक और बीमा, एक क्वेश्चन भी था उसमें आपको यूज किया था, तो मात्रक बीमा भी निकालना सीख लीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। और यही मात्रक होता है किसका? आपका कह सकते हैं प्रेशर का भी होता है, दाब का भी होता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो ये मात्रक आपको एक ही बार नहीं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका भी यही मात्रक रहता है, तो आगे भी कई बार यूज करेंगे, इसलिए करते चलना है। तो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या सिंपल सा कह सकते हैं इसको पास्कल के टर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? बल बट्टा क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? जिस पे बल लग रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक सा। अब इसके अलग अलग टाइप की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? अनुदैर्ध्य या अभिलंब प्रतिबल। अब जैसे मान लो कोई अपने पास ये है, ठीक है, लंबाई है, इसके ये क्या कहलाएगा? इसकी लंबाई। और ये क्या कहलाएगा? इसका कह सकते हैं विड्थ या चौड़ाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस पे यदि बल लगा, F बल लगा, तो क्या होगा? इस बल लगने के कारण इसकी लंबाई बढ़ेगी। बल लगाएंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी ही ना, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। किसी में ज्यादा बढ़ता है, किसी में कम बढ़ता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। ठीक है, जैसे रबड़ में खींचोगे तो वो क्या है? वो ज्यादा बढ़ेगा। अब इस प्लास्टिक में खींचेंगे, ये प्लास्टिक बॉडी, इसमें कह सकते हैं इसमें इलास्टिसिटी कम होती है। उस तरह स्टील की बात करें तो स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? जब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स किस पे लग रहा है? इसके लेंथ के अलोंग लग रहा है ना। क्या लग रहा है? इसके लेंथ के अलोंग। द स्ट्रेस दैट अराइज इन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लग रहा होता है, तो उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। याद रहेगा, सिंपल सा। अनुदैर्ध्य कहिए या अभिलंब प्रतिबल कहिए, नॉर्मल स्ट्रेस कहो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहो, नाम दोनों, नाम सिर्फ अलग अलग है, बात दोनों का सेम ही है। तो यहां पे भी हम बात करते तो यदि इसका क्षेत्रफल क्या होता? ए होता, तो स्ट्रेस बराबर क्या लिखते? सिंपल सा F बाई ए। ठीक है, एक छोटा सा और चीज को समझो, जैसे यहां पे भी देख रहे हो कि बल लग रहा है, तो यहां पर भी F लगेगा, यहां पर भी F लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं जाना है, इसको कहीं नहीं जाना है, इसको दूसरे सब ऐसे सब जो है, जैसे मान लो अपने पास एक दीवार है, ठीक है, लोहे की दीवार है, इस पे आपने वेल्डिंग करके इसको यहां पे फिक्स कर दिया। ठीक, तो ये क्या करेगा? इस पे यदि आप बल लगाओगे इस दिशा में F, तो ये दीवार तो हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से, तो ये दीवार भी क्या लगाएगा? इस पे विपरीत दिशा में एक बल लगाएगा, तब तो ये यहाँ टिका रहेगा, वरना ये क्या होगा? दीवार भी इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम कहानी होगी, कुछ इस तरीके से भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप बल इस तरफ लगा रहे हो, दीवार भी इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। और कितना बल लगाएगा? समान बल लगाएगा। तो इसके लंबाई के अनुदिश से लगा बल, तो इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को भी समझेंगे। जैसे मान लो ये अपने पास एक बहादुर है,
ठीक है, ये फिक्स्ड सरफेस है। अब ये इसके साथ फिक्स्ड है, मतलब हिल नहीं सकता है। ओके, तो इस पे यदि आप मान लो इस वाली सतह पे बल लगाओ तो क्या होगा, इस सतह पे जो ही बल लगाओगे तो ये आगे गोल तो घूम नहीं सकता है क्योंकि भैया ये यहां पे फिक्स्ड है। तो ये क्या होगा, ये विपरीत दिशा में सेम अमाउंट का बल लगाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रेस जो होगा, जैसे मान लो ये अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, ये मान लो नीचे फिक्स्ड है। अभी तक हमने जो बल लगाया वो कैसा लगाया, या तो इसको खींच रहे थे या इसको दबा रहे थे। ठीक है, तो मतलब लंबाई के अनुदिश। अब की बार क्या, ये अपने मान लो क्यूब है, ये नीचे मान लो ये फिक्स्ड है, इसके ऊपरी सतह पर हम इस दिशा में बल लगाएंगे। तो यदि हम इस दिशा में इसमें बल लगाएंगे तो ये जो हाथ है वो भी क्या करेगा, इसको विपरीत दिशा में बल लगाएगा। यही होगा ना। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस काम करता है। आप कहोगे प्रैक्टिकली कहां पे, अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो अब नॉर्मली हर एक जगह देखते हैं, बीम में देख सकते हो, सब जगह दिखता है। लेकिन शियर स्ट्रेस कहां दिखता है, शियर स्ट्रेस भी आपको सब जगह दिखता है। कहां दिखता है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, जैसे घर में कढ़ाई होगी तो कढ़ाई देखोगे तो कढ़ाई में हैंडल रहता है, यहां पे एक हैंडल लगा हुआ रहता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो हैंडल को रिवेट किया जाता है, रिवेट लगा के ठोका जाता है उसको। तो वहां पर भी क्या होता है, रिवेट का एक साइड जो होता है, जो हैंडल वाला है, वो ऐसा मान लो, और कढ़ाई का पोर्शन कैसे है, ऐसे। ठीक, और रिवेट इन दोनों को जोड़ के रखा है, ऐसे ही ना जोड़ के रखे रहता है। तो आप कढ़ाई को पकड़ते हो तो मतलब बल इस तरफ लगाते हो, और कढ़ाई अपने वेट के कारण बल या जो भी सामान रखा उसके कारण किधर बल लगाएगा, नीचे की तरफ। तो ये जो रिवेट है, रिवेट, इसमें किधर बल लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा उसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलेंगे वहां पे। ठीक है, वहां पे रिवेट, जो रिवेट समझ रहे हैं ना, अरे समझ रहे होंगे, नहीं देखे हैं रिवेट तो पुल वगैरह जो लोहे का रहता है उसमें खूब सारा रिवेट लगा हुआ रहता है। मतलब ज्वाइंट, दो चीजों को ज्वाइंट करने के लिए पहले ज्यादा यूज होता था, आज के डेट में तो स्पॉट वेल्डिंग यूज करते हैं, फटाक से मारे और सटाक से वो चिपक जाता है। पहले रिवेट ज्यादा यूज किया जाता था। ऐसे मेरे पास कुछ ऐसा तो है नहीं जिसमें रिवेट यूज किया गया हो। ठीक है, नॉर्मली पुल वगैरह में बड़े बड़े रिवेट लगे रहते हैं, या ट्रेन की बॉगी जो माल ढोने का काम करता है, सामान वामान लेके जाता है, उसमें भी उसका जो बॉगी रहता है उसको भी देखोगे तो बहुत सारे उसमें रिवेट लगे रहते हैं। ठीक है, तो रिवेट के में भी कौन सा बल काम करता है, शियर फोर्स काम करता है। तो यहां के लिए भी हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका एरिया हो गया ये ए, तो फोर्स स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा फोर्स बाई एरिया। यहां पे शियर स्ट्रेस की बात हो गई तो शियर स्ट्रेस ये हो गया अपना, समझे थोड़ी सी कहानी, ये हो गया शियर स्ट्रेस की कहानी। अब शियर स्ट्रेस के कारण होगा क्या, क्या होगा, जो होगा वो बाद में देखेंगे, फिर से आएगा ये अपना। चलिए, तो क्या कह सकते हैं, when the force is applied on an object is parallel to the surface of the object, सरफेस के क्या है, पैरेलल है, then the stress that arise in it is called shear stress। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु की सतह के समानांतर या स्पर्श रेखा पर लगाया जाता है, वस्तु का ये सतह है, इसके समानांतर हमने लगाया, तो उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, या कह सकते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल सा फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे इसका भी मात्रा क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब जैसे मान लो ऐसा कंडीशन आप ले लो, मान लो अपने पास एक गोलू है, ठीक है, इस गोलू को आपको सब साइड से, हर एक साइड से आपको समान बल लगाना है, तो क्या होगा, हर एक तरफ से, मतलब एक एक कोना तिरछा जिधर से भी ले लो, सब जगह से समान बल लगाओगे, तो क्या होगा, इसका जो मान लो इतना बड़ा फुटबॉल था, समान हर एक तरफ से बल लगाएंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मली ये कहानी आपको कह सकते हैं, नॉर्मल केस में ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है इसकी। इसको सबसे अच्छा इसको देखना है तो आप हाइड्रोलिक में चले जाओ, मतलब फ्लूइड के अंदर चले जाओ। जो ही आप फ्लूइड के अंदर जाओगे तो आपको, जो ही फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करता है, रो जी एच के हिसाब से शुरू करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, जितना फ्लूइड के अंदर जाओगे, किसी भी तरल के अंदर जाओगे, तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ना शुरू करता है, और हर एक डायरेक्शन से, पास्कल्स लॉ के हिसाब से हर एक डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
जैसे यहां इनिशियली क्या था, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये वाला था, इसके हर एक सतह से क्या किया हमने, एफ बल लगाया, तो उसके कारण क्या होगा, इसका छोटा वाला देख रहे हो ये, अब ये छोटा हो जाएगा, मतलब इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो इस समय जो स्ट्रेस किसी बॉडी पे आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे या आयतन प्रतिबल कहेंगे। जैसे हम लोग के अभी शरीर के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, 1 एटीएम का प्रेशर हम लोग के ऊपर भी लग रहा है ना, हर एक तरफ से लग रहा है, भले आप फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आदत हो गई है, इसी 1 एटीएम में रहने की आदत है, तो फील होना तो स्वाभाविक सी बात है कि फील नहीं होने वाला है। जो बंदा रोज 10 किलोमीटर चलेगा उसको क्या फर्क पड़ेगा कि 10 किलोमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी हमको कहा दिया जाए 10 किलोमीटर चलने के लिए तो क्या होगा, हमको पता चलेगा। तो उसी तरीके से है कि आप फ्लूइड में जितने भी नीचे जाओगे, जैसे अभी सुने होगे, देखो लोग सूरज तक पहुंचने के चक्कर में है, मंगल तक जाने के चक्कर में है, इतने दूर जाने के है, लेकिन समुद्र के नीचे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा, या कह सकते हैं फ्लूइड के प्रेशर के कारण, क्योंकि फ्लूइड इतना प्रेशर लगाएगा कि आपका बैंड बच जाएगा। मतलब अभी कुछ दिन पहले एक सबमरीन की कहानी सुने होंगे, जिसमें बहुत अरबपति खरबपति लोग कहाँ गए थे, पानी के अंदर टाइटेनिक को देखने के लिए, उनका टाइटेनिक बन गया, मतलब टेक्निकल फेल्योर की वजह से उनका पूरा का पूरा शिप जो हो गया वो क्रश हो गया। मतलब इतना प्रेशर उसके ऊपर एक्ट किया कि वो जो जिस भी चीज का बना हुआ था तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, पूरा का पूरा, मतलब उनके सोचने से पहले वो साफ, मतलब सारा पिचका डाला उसको। तो वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात होती है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर ये काम होता है। तो कह सकते हैं व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली एंड परपेंडिकुलर टू द ईच सरफेस। जैसे इस सरफेस की बात करें तो इस पे हर एक जगह परपेंडिकुलर ही हम खींचेंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसके भी हर एक सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ऑन ईच सरफेस ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स साइज बट नॉट इट्स शेप। इसके साइज को, मतलब आकार को क्या करता है, बदल लेता है, पर इसकी शेप को नहीं बदलता है। जैसे ये गोलू था तो इस पे आप लगाओगे बल तो क्या होगा, ये गोलू ही रहेगा, छोटा गोलू बन जाएगा। लेकिन जैसे ये अपना क्यूब है, तो जैसे इसके ऊपर यदि हम लगाते, ठीक है, इसको यदि हम पानी में लेके जाते तो ये क्यूब है, तो ये क्या रहता, क्यूब ही रहता, लेकिन इसका क्या होता, कंप्रेस होने का इसका साइज छोटा हो जाता, आकार क्या हो जाता, छोटा हो जाता, वॉल्यूम कम हो जाता। तो कह सकते हैं बट नॉट इट्स शेप, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्या चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबमरीन अंडर वाटर, वाटर के अंदर जो सबमरीन होता है उसका भी अपना एक डिफिनिटी है कि मतलब 1 किलोमीटर तक जा सकता है या 1.5 किलोमीटर जा सकता है। ये नहीं कि आप एकदम 10 किलोमीटर समुद्र के अंदर चले जाइए, इतना अभी तक कैपेसिटी नहीं है। पता चलेगा गया, जाने से पहले ही राम नाम सत्य हो गया। तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के प्रत्येक पृष्ठ पर लंबवत समान रूप से लगता है, जिससे उसके आकार में परिवर्तन होता है पर आकृति में नहीं। आकृति बोले तो जैसे ये गोलू है तो गोलू ही रहेगा, ये क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा। तो उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिबल कहते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, सेम, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन की। अब जैसे मान लो इसको आपने क्या किया, बल लगाया, ठीक है, तो कोई ज्यादा फैलेगा कोई कम फैलेगा। जैसे रबर को आप बल लगाओगे रबर के ऊपर तो ज्यादा फैलेगा। अब स्टील पे बल लगाते हैं, स्टील है ना, आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब पे बल लगाओगे तो आपके सोचे यदि नहीं देखे होगे प्रैक्टिकली, तो यदि बल लगाने से क्या अपने को लगता है भाई आयरन के रॉड पे हम बल लगाएंगे तो थोड़ी ना उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। आपके बल से नहीं बढ़े वो ठीक है, लेकिन आपके बल से भी तो ज्यादा बल होता है। अब लेथ मशीन में लेके चले जाइए, नहीं हाइड्रोलिक मशीन में लेके चले जाओ, वहां पे बल लगाओ, देखो उसका लंबाई बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ही आप बल लगाना शुरू करते हो तो क्या क्या किसी भी मटेरियल के साथ होना शुरू करता है कि उसकी लंबाई पहले बढ़ती है, फिर कब वो जाके टूटेगा। ठीक है, तो स्ट्रेन का मतलब है यदि आप किसी चीज के ऊपर बल लगाओगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब खींचोगे ऐसे बाहर की तरफ खींचोगे इसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। यदि अंदर की तरफ ऐसे धक्का देते हैं तो क्या होगा, इसकी लंबाई कम हो जाएगी और चौड़ाई बढ़ जाएगी, होगा। जैसे इसको मान लो हमने बाहर की तरफ खींचा तो इसकी लंबाई क्या हो गई, इनिशियली देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, देखो है ना, लगभग इतनी। अब जो ही इसकी लंबाई बढ़ी तो इसकी चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। इनिशियली इसकी लंबाई देखते हैं कहां थे भैया,
ये इसकी इनिशियल लंबाई, ये इसकी फाइनल लंबाई। तो लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसमें चौड़ाई इतनी थी, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। अब जैसे इसको प्रैक्टिकली भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे आटा गूंथते होंगे, जो लोग बैचलर होंगे वो तो आटा गूंथ ही रहे होंगे ना, तो वो लोग जो ही आटा को क्या करते हैं, उस पहले गूंथ लेते हैं, उसके बाद उसको लंबा करके लोइया काटते हैं। ध्यान है, लोइया काटते हैं ना, तो लोइया काटने में क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई को ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं और चौड़ाई को कम करते हैं। तो चौड़ाई जो ही कम होगी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो बल लगाया आपने, ठीक है, उसकी चौड़ाई पे, तो उसकी लंबाई बढ़ गई। यदि लंबाई पे बल लगाते, अब जैसा बल लगाओगे वैसा काम होगा। तो कह सकते हैं सिंपल सा, विकृति क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, या कह सकते हैं बीमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक बीमा। मतलब यदि इसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो लंबाई बढ़ जाएगी ना, तो लंबाई बढ़ जाने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ गई तो लंबाई में कुछ तो परिवर्तन होगा, प्रारंभिक लंबाई और अंतिम लंबाई। यदि इसको अंदर की तरफ धक्का देते हैं तो क्या होगा, दबाव को दोगे अंदर की तरफ तो प्रारंभिक लंबाई ज्यादा होगी और अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। तो कह सकते हैं स्ट्रेन क्या होता है, सिंपल सा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चाहे वो लंबाई के टर्म में हो या चौड़ाई के टर्म में हो, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो फोर्स लग रहा है जो इसको डिफॉर्म कर रहा है, मतलब इसके शेप को चेंज कर रहा है, इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। कह सकते हैं विरूपक बल जो इसके रूप को बदल दे, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के इकाई बीमा में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। मतलब याद रखने के सिंपल सा, परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई, या चौड़ाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक चौड़ाई कह सकते हैं ना। तो स्ट्रेन बराबर कह सकते हैं चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, विकृति बराबर आयाम में परिवर्तन बट क्या चीज, मूल आयाम या प्रारंभिक आयाम, ओरिजिनल जो डायमेंशन रहेगा उसकी बात करेंगे। तो स्ट्रेन बराबर हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से लिखते हैं चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लो ये अपने पास पहले इसकी लंबाई मान लिया L है, ठीक है, इसको हम दोनों साइड से हमने क्या किया, बल लगाया। अब इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो लंबाई बढ़ गई। तो ये प्रारंभिक लंबाई थी, इसका L1 बोल दिए या L बोल लो, और ये क्या हो गया इसका L2। तो इसमें हम यदि हम लंबाई के टर्म में बोलते तो क्या बोलते, स्ट्रेन बराबर क्या हो जाता, लंबाई में परिवर्तन L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 लिख सकते हैं। और इसी को लिखते तो क्या लिखते, डेल L बाई L। तो ये लंबाई में परिवर्तन बट्टे क्या चीज, प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक आयाम, जिसके भी टर्म में लेते हैं। अब चूंकि ये लंबाई बट्टे लंबाई है या चौड़ाई बट्टे चौड़ाई होगा, यही होगा ना। तो अब लंबाई का मीटर, लंबाई में परिवर्तन भी मीटर, तो इसको कह सकते हैं सिंपल सा मीटर बाय मीटर। तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 1। तो इसका ना कोई बीमा होता है ना ही कोई इसका मात्रक होता है, ठीक है, क्योंकि मीटर से मीटर साफ, तो बात खत्म। तो स्ट्रेन समझ में आया, एक लाइन में समझ के रखना है, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई, चौड़ाई में परिवर्तन बाई प्रारंभिक चौड़ाई, ठीक है, आयतन में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक आयतन, इतू सा जिसके टर्म में भी रहेगा। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशि है ये, इतना सा ध्यान रखेंगे। तो याद क्या रखना है, सिंपल सा स्ट्रेन बराबर डेल L अपॉन L, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। अब इसमें भी हम लोग दो केस की, चलिए अब इसमें बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। यदि लंबाई के हिसाब से बल लग रहा होगा तो क्या होगा, जस्ट पीछे ही बात की है। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या वस्तु के लंबाई परिवर्तन और उसके प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। याद है अनुदैर्ध्य हम लोग क्या पढ़े थे, प्रतिबल पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़े थे। तो उसी हिसाब से जब इसके लंबाई में लग रहा होगा तो इसको हम लोग सिंपल सा लिखते, तो कैसे लिखते, ये अपने पास मान लो इसका प्रारंभिक लंबाई है, इसको हमने बोल दिया L1, ठीक है, और इसको जो ही हमने इस पे बल लगाना शुरू किया, बल लगाया, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो कह सकते हैं यहां से यहां तक इसकी लंबाई क्या हो जाएगी L2, ठीक है। तो स्ट्रेन बराबर क्या लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 लिखा जा सकता है, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, या इसी को डेल L बाई L लिखिए या ऐसे लिखो,
डेल एल बाई एल। तो कैसे लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, या ओरिजिनल लेंथ जो अपना रहता है, ओरिजिनल लेंथ बोलिए या मूल लंबाई बोलिए या इनिशियल लेंथ बोल लो आप इसको। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात। अब लॉन्गिट्यूडनल में भी हम लोग दो केस बात करेंगे, एक अपना होता है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल का मतलब क्या, टेंशन के कारण, मतलब दोनों इसको जैसे देख रहे हो फिगर में, ये लंबाई को बढ़ा रहा है। जैसे मान लो ये अपना है, हमने बाहर की तरफ बल लगाया तो इसमें क्या आएगा, टेंशन, जिसके कारण इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अपना L1 और ये अपना L2। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा स्ट्रेन बराबर हम लोग लिखते तो क्या लिखते, स्ट्रेन बराबर हो जाता सिंपल सा L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेन के लिए। तो कह सकते हैं इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। लंबाई में वृद्धि और उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तन्यता विकृति कहते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेना, सिंपल सा स्ट्रेन को याद रखना है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन, मान लो अपने पास ये बहादुर है, इसको आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, अंदर की तरफ, जिसके कारण क्या होगा, इसका चौड़ाई बढ़ जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगा, कम। तो ये इसका इनिशियल था L1, अब क्या हो गया इसका फाइनल L2। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेन की बात करते तो क्या कहते हैं, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, बड़ा कौन है, L1, तो इसको लिखते L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L1। लंबाई में परिवर्तन कितना है, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई प्रारंभिक लंबाई मतलब L1। तो ये हो गया इसमें स्ट्रेन। समझे, समझे, स्ट्रेन मतलब सिंपल सा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इतना सा याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। जैसे यहाँ देख रहे हो कि बल लगाए तो इसका लेंथ कम हो रहा है, तो दिख रहा हो, गौर से देखिएगा थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। इसी में जैसे बाहर की तरफ बल लगा, इसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन, अब देखोगे यहां फिगर में देखोगे, अभी ये लेंथ इतना था, आप दोनों साइड से जब बल लगाओगे तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई तो बढ़ेगी ना। मतलब ये है, जैसे आपने ये अपना इनिशियल था, ठीक है, आपने अंदर की तरफ बल लगाया, फोर्स लगाए, तो अब क्या होगा, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लो शुरुआत में इसका जो चौड़ाई था इसको हमने बोल दिया D1, और अब क्या इसकी चौड़ाई हो गई D2। ठीक है, तो अपना जो लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, पार्श्व या अनुप्रस्थ विकृति जो होगा, सिंपल सा स्ट्रेन बराबर क्या कह सकते हैं, लेटरल है तो सिंपल सा चौड़ाई में परिवर्तन मतलब D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D1। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू दी ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति कहते हैं। प्रारंभिक क्या था, D1 था, और परिवर्तन कितने का आया, D2 माइनस D1 का आया। ये कंप्रेसिव के केस में भी हो सकता है, टेंसाइल के केस में भी हो सकता है, यदि बाहर खींचोगे तो भी होगा और अंदर धकेलोगे तो भी होगा। ठीक है, सब में एक ही कहानी चल रही है, परिवर्तन बटा प्रारंभिक। ठीक, नेक्स्ट, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां पर भी क्या देखे थे, याद होगा, इनिशियली अपने पास मान लो ये बहादुर ऐसा था। ठीक है, अब क्या किया हमने, चारों तरफ से बल लगाना शुरू किया, बल लगाने के कारण क्या होगा, कुछ तो होगा, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा कह सकते हैं ये छोटा हो जाएगा, हर एक साइड से होगा ना छोटा। तो मतलब पहले का वॉल्यूम मान लो, कहां गया, नहीं है, चलिए, पहले का वॉल्यूम मान लो V1 था, अब बाद का वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक, बाद का वॉल्यूम क्या हो गया, V2। तो स्ट्रेन बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा V1। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड लेटरल, नहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
ठीक है। आयतन विकृति, आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहा जाता है। एकदम इजी सा चीज है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, इतनी सी कहानी। ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड, चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शियर स्ट्रेन या अपरूपण विकृति। विकृति, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे अभी जस्ट याद होगा, पहले हम लोग पढ़े थे, ये अपने पास शियर स्ट्रेस के टर्म में पढ़े थे। इसे बल कैसे लगता है? इस सतह पे बल हमने लगाया तो स्वाभाविक सी बात है पीछे की तरफ भी बल लगेगा, एफ बल लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, यदि आप प्रैक्टिकल भी देखना चाहोगे, आटा ही ले लेना, उसको ऊपर की सतह नीचे की सतह पर रख लो और ऐसे करके एक क्यूब जैसा बना लो और उसको ऊपर और नीचे की सतह पर रख लो और ऐसे करके देखो, मतलब बल लगाओ कुछ ऐसा, तो देखोगे उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो इसी जो यही जो एंगल होता है, इसी एंगल को क्या कहा जाता है? अपरूपण विकृति कहते हैं या शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस। ये प्लेन क्या है? फिक्स्ड प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। स्थिर सतह के लंबवत समतल के कोणीय विस्थापन को, स्थिर सतह के लंबवत समतल के कोणीय विस्थापन जो थीटा बना, जैसे ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा ही होगा, विस्थापन को क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति कहते हैं। तो कह सकते हैं शियर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस, मतलब मान लो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक मान लो हमने डिस्प्लेस किया है चलो L, ठीक है, L एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस। अब यहां से यहां तक के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लो इसको हमने L बोला, ठीक। तो यहां से यदि हम लिखना चाहते तो क्या लिखते? ये कौन सा एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे tan थीटा इज इक्वल्स टू, लिखते तो क्या लिखते? L अपॉन L। तो यही अपना जो हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति, tan थीटा को या थीटा को। तो कह सकते हैं अपरूपण विकृति ऊपरी फलक का विस्थापन तथा दो फलकों के बीच की लंबवत दूरी, ये दोनों जो फलक है इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। सिंपल सा इस फिगर के हिसाब से नहीं, चलो इस फिगर में तो है ही नहीं, लो इसको हम रख लेते हैं, इसी फिगर में आ जाते हैं। मान लो इस पॉइंट को हमने बोल दिया A और इस वाले पॉइंट को बोल दिया A डैश, ठीक है, और ये हो गया A और इस पॉइंट को हमने बोल दिया D। तो A डैश बाई AD, A डैश बाई AD। उसी तरह सेम यहां पे भी हो जाएगा, ये मान लो B, ये अपना B डैश और इसको हमने बोल दिया BB डैश बाई BC, BB डैश बाई BC। तो इस वाले फिगर को बना लीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ऊपर के सरफेस पे लगेगा तो ये क्या होगा? थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं BB, ये BB कितना होगा? यहां से यहां तक की BB क्या होगा? L होगा, और ये BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपल सा लेंथ L के बराबर, तो BC L बाई L। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं यहां से? BB डैश बाई BC इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये किसके लिए हो गया? अपरूपण या शियर स्ट्रेन के लिए हो गया। तो शियर स्ट्रेन को किससे दिखाया जाता है? एंगल से दिखाया जाता है, थीटा से दिखाया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। और ये किसके बराबर होता है? कितना अपर सरफेस जिस पे फोर्स लग रहा था वो कितना टिल्ट हुआ है, मतलब L डिवाइडेड बाई जिस दो सरफेस के बीच फोर्स लग रहा था उसके बीच की दूरी। तो L बाई L, कुछ इस टाइप से लिखेंगे L बाई L। समझे थोड़ी सी कहानी? तो हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा प्यार से समझ के रखिएगा। सिंपल सा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बल बट्टा क्षेत्रफल, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। और सिर्फ शियर के केस में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि शियर स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा के टर्म में दिखाते हैं और उसको क्या कह सकते हैं? सिंपल सा L अपॉन L, और L क्या है? ऊपर वाला फलक जितना चला और ये जो लंबवत फलक है उसकी लंबाई, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है, ओके, प्यार से समझना है। चलिए अब एक क्वेश्चन दिया आपको, द रेडियस ऑफ ए वायर, क्वेश्चन मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर, स्ट्रेस के अंदर
सारा कुछ पढ़े, स्ट्रेन के अंदर पढ़े, क्योंकि ये दोनों वापस से आएगा, क्योंकि अपने को प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर भी ये तीनों को हम वापस से लेके आएंगे, और स्ट्रेस स्ट्रेन का भी पढ़ने है अपने को। तो आराम से इसको अच्छे से समझ के रखना है, क्वेश्चन बनाएगा और क्लियरिटी आएगा। हम बार बार बोलते हैं फिजिक्स उन्हीं का अच्छा हो सकता है जो न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया और सोचेंगे फिजिक्स क्लियर होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है भैया, हमारा भी थोड़ा सा बात मान लीजिए। जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, सिर्फ थ्योरी 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 कर रहे होंगे, होगा इक्का दुक्का ही इंसान होगा, लेकिन हो गए आपके क्या बोलते हैं ग्रुप में बंदा जो न्यूमेरिकल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल हार्ड लगता है। 11th 12th वाले में हम भी देखते हैं 80% लोग को न्यूमेरिकल बड़ी हार्ड लगता है। क्यों भैया? क्योंकि करना नहीं चाहते हो। करोगे, एक दिन हार्ड लगेगा, 2 दिन हार्ड लगेगा। आप जैसे मेरे को बोला जाए 10 किलोमीटर चलने के लिए अभी, तो हम चल सकते हैं? चलो मरते मरते हम चल भी गए। पहला दिन बहुत प्रॉब्लम, दूसरा दिन और प्रॉब्लम, तीसरा दिन और प्रॉब्लम, लेकिन चौथे दिन से 10 किलोमीटर चलने में उतना मेहनत हमको नहीं लगेगा, नहीं उतना हम थकेंगे। वही काम यदि हम 15 दिन तक करते रह जाएंगे तो क्या होगा? सेम काम को यदि हम 15 दिन तक करते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी आदत में हो जाएगा, अब हमको चलना अच्छा लगने लगेगा। उसी तरीके से जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि जैसे अभी हम मान लीजिए आपसे पूछ दे कि जो लोग भी न्यूमेरिकल पूरा का पूरा बना रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, तो पक्का भरोसा हमको 4 लोग से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बना, अभी भी टाइम है, बनाइए न्यूमेरिकल। जितना न्यूमेरिकल दे रहे हैं उस सबको बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? द रेडियस ऑफ ए वायर इज 1 mm। चलिए रेडियस आपको देख के रखा है कितना? 1 mm का रेडियस है। ओके, वन एंड ऑफ इट इज टाइड टू ए रिजिड बेस, मतलब एक वायर है अपने पास। वायर कैसा होता है? गोलू सा होता है। ये गोलू सा है, इसका रेडियस देख के रखा है, एक साइड से ये रिजिड बेस के साथ अटका हुआ है। ठीक है, एंड ए फोर्स ऑफ 20 पाई न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। अब इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, मान लो 20 पाई न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यही लगा रहे हैं ना? ओके, न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट अदर एंड अलोंग द लेंथ के अलोंग। ठीक है, फाइंड द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द वायर। अब पूछ रहा है स्ट्रेस क्या होगा वायर में। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? किस तार की त्रिज्या 1 mm है, तो इसको सबसे पहले त्रिज्या को mm को किसमें बदलेंगे? मीटर में। तो डेसी सेंटी मिली, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर, या सिंपल सा 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध कर इसके दूसरे सिरे को पर लंबाई के 20 पाई न्यूटन का बल लगाया जाता है। तार में उत्पन्न प्रतिबल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको रेडियस पता है, ये तार कैसा होगा? तार कैसा होता है? गोल सा ही ना होता है। अब ये नहीं करेंगे तारों चौकोन होता है, और रेडियस देख के रखा था, स्वाभाविक सी बात है क्या होगा? तार गोल ही होने वाला है। तो अब इसके एरिया की बात करें तो बल आपको देख के रखा है, चलिए एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? पाई r²। तो पाई है, और r की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और फोर्स आपको देख के रखा है कितना? बल देख के रखा है 20 पाई न्यूटन। तो सब कुछ तो पता ही है। क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 20 पाई, और एरिया कितना दिया है? पाई × 10⁻⁻6, पाई × 10⁻⁻6। पाई से पाई खत्म, मतलब क्या है? 20 × 10⁻⁻6। क्या चीज? स्ट्रेस का यूनिट पास्कल में लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा? एक मिनट, अच्छा ये माइनस में, तो ये जाएगा ऊपर तो प्लस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, और लिखना चाहते हैं 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो चलिए, तो 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बनाना है, बनाइए फटाक से।
क्या कह रहा है, स्टील केबल ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर यूज टू लिफ्ट ए लोड इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द स्टील इज 10⁻⁸ मीटर पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द मैक्सिमम लोड दैट द केबल कैन कैरी। कितना लोड कैरी कर सकता है, आपको स्ट्रेस दे के रखा है, ठीक है, रेडियस दे के रखा है, कितना दे के रखा है, इतना त्रिज्या दे के रखा है, और आपको ये देखा प्रतिबल दे के रखा है, तो पूछ रहा है कितना भार ये उठा सकता है। तो आपको क्या दिया है, रेडियस दे के रखा है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर रेडियस हो गया। आपको स्ट्रेस दे के रखा है, स्ट्रेस कितना दिया है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कितना भार उठा सकता है, कितना भार उठा सकता है, मतलब फोर्स पूछा जा रहा है या कह सकते हैं वेट पूछा जा रहा है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब आपको रेडियस पता है और त्रिज्या दिया है, मतलब एरिया क्या होगा πr², तो स्ट्रेस का स्ट्रेस, और ये क्या लिख सकते हैं πr²। स्ट्रेस पता है, पाई पता है, आर पता है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कितना 7.1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, ए एंड बी आर टू वायर, द रेडियस ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। रेडियस कह रहा है दुगुना है, मतलब कहना चाहता है ये कि रेडियस ऑफ ए इज, आर ए जो है वो क्या है ट्वाइस है आर बी के, ये कह रहा है ना, ए और बी तो तार है, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से दोगुनी है, होने दो, वे समान भार खींचे हुए हैं, ठीक है, तब बी का तनाव, चलिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिबल, ठीक है, तो बी पर प्रतिबल या तनाव होगा, क्या होगा, स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा स्ट्रेस ऑन बी, तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, पता है अपने को, आपको खुद बनाइए, और बनाने के बाद यदि आंसर बी आता है कितना, ए के 4 गुना, तो मजे मजे हैं, तो पॉज मारिए और बनाइए। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या कह रहा है, समान भार से खींचे हुए हैं, मतलब बल क्या है समान है, मतलब फोर्स समान है, ठीक है, और एरिया क्या होगा, अपना क्या दिया त्रिज्या दिया, तो सिंपल सा कह सकते हैं πr², यही होगा ना। तो यहां से स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं, F समान ये, तो यहां से लिखते हैं F स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², लिखा जा सकता है, क्योंकि फोर्स दोनों के लिए सेम कह रहा है, तो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल r², क्योंकि पाई भी क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है। तो अपने को क्या पूछ रहा है, तब बी पर प्रतिबल, स्ट्रेस बी पर पूछ रहा है कितना होगा, तो लिख लेते हैं स्ट्रेस बी बाय स्ट्रेस ए इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ले लिए। अब यहां से नहीं चाहते हो तो पूरा रखोगे तो भी एफ से एफ कट जाएगा, पाई से पाई साफ हो जाएगा, तो आर ए बाई आर बी, आर ए बाई आर बी यहां से लिखते हो तो क्या होता, आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू क्या होता, 2 होता ना, तो ये हो जाता 2 का स्क्वायर, मतलब B इज इक्वल टू 4 इंटू स्ट्रेस किसके लिए, ए के लिए, तो कितने गुना हो गया, ए का 4 गुना, तो क्या होगा ए के 4 गुना। एकदम इजी सा क्वेश्चन था ना। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या रहा है, एक क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइड 0.1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू शियरिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मतलब आपको दे दिया एक क्यूब दे के रखा है जिसका साइड दिया है, क्यूब का मतलब साइड बराबर मान लो ए बराबर कितना 0.1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर भुजा वाले एक एल्यूमिनियम के घन पर 100 न्यूटन का अपरूपण बल लगाया जाता है, तो 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, मतलब F बराबर कितना है 100 न्यूटन, ठीक है, घन के शीर्ष पृष्ठ निचले पृष्ठ से संबंध में इतना सेंटीमीटर विस्थापित होता है, मतलब ये अपना था, ये कह रहा है कितना सेंटीमीटर विस्थापित होता है, ये विस्थापित हुआ 0.02
2 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। द टॉप फेस ऑफ दिस क्यूब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.02 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके बॉटम फेस। द शियर स्ट्रेन वुड बी, शियर स्ट्रेन क्या होगा, इतना सा। स्ट्रेन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ गया, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ गई, तो बनाइएगा, बनेगा, अरे बनेगा, पॉज मारिए और बनाइए। तो शियर स्ट्रेन की बात करते हैं, तो शियर स्ट्रेन को किससे लिखते हैं, थीटा से। शियर स्ट्रेन बराबर क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, ये आपको दे के रखा है, साइड कितना दे के रखा है, ए 0.1 मीटर में। तो अपने को फॉर्मूला क्या था पता है, डेल एल अपॉन एल। डेल एल कितना दिया है, 0.02 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाई 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। इसको और लिखते तो क्या होता है, ये 0 से 2 कट जाता तो ये हो जाता 0.2, और सेंटी के जगह पे 10⁻⁻², इतना होता सॉल्व करके। अब ये कैसे होगा ये आप खुद जानते हैं। इसको और लिखते तो क्या लिखते, 0.002, तो 0.002 होता, तो आंसर क्या होता, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट आने वाला है। चलिए तो अगली कहानी में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कह रहा है लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज बाय 1% बाय लोड ऑफ 2 kg वेट। मतलब 2 kg का वेट आप लगा रहे हो तो उसका लेंथ 1% बढ़ जा रहा है। द लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस इन दी वायर, तार की लंबाई 2 kg वेट के भार से 1% बढ़ जाती है, तार में उत्पन्न रेखीय विकृति होगी, क्या होगी, कुछ तो होगी। तो जब परसेंटेज की कहानी चले ना तो उस समय क्या मान लो कि आप 100 के हिसाब से चलो। मतलब ये हम मान लेते हैं कि L बराबर कितना है, 100 मीटर मान लिए। तो चेंज इन लेंथ मतलब इतना बढ़ जा रहा है, मतलब कह सकते हैं डेल एल 1% इसका क्या होगा, 1 मीटर। 100 का 1% कितना होता है, 1 मीटर। ठीक है, तो अपने को क्या पूछ रहा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब 1/100। 1/100 कितना होगा, 1/10 0.1, तो इसको लिख सकते हैं 0.01। इतनी सी कहानी। तो कितना आसानी से बन गया यदि आप 100 मान लिए तो। अदरवाइज आप एल मान के बनाओ या एल मान के बनाओ, ठीक है, फिर बारी बारी से निकालो, मेहनत काम करो। उससे अच्छा है परसेंटेज के टर्म में क्या करेंगे, फटाक से अपन क्या करेंगे, 100 मान के काम कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके नेक्स्ट क्या रहता है, स्टील रॉड हैज ए रेडियस आर इक्वल्स टू 9.5 mm एंड लेंथ इज इतना, ए फोर्स F इक्वल्स टू इतना, स्ट्रेच इट अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेस इन दी रॉड। एक स्टील की छड़ की त्रिज्या इतनी है, लंबाई इतनी है, ठीक है, एक बल इतना न्यूटन इसे इसकी लंबाई के अनुदिश खींचता है, इस छड़ का प्रतिबल क्या होगा, क्या दिक्कत है, प्रतिबल कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन सा एरिया, जैसे क्या है, स्टील का रॉड है, ठीक है, ये स्टील का रॉड है और इसकी लंबाई आपको देख के रखा है कितना, 81 सेंटीमीटर, और ये अब इसको त्रिज्या देख के रखा है, आर देख के रखा है इसका कितना, 9.5 mm, यही देख के रखा है ना। और कह रहा है कि कितना का बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है इस पे। तो कह रहा है कि अपना क्या बताइए, प्रतिबल क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो सबसे पहले अपने को लेंथ से तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि स्ट्रेन तो पूछ नहीं रहा है। तो आर अपने को पता है, आर बराबर कितना है, 9.5 mm। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.5 डेसी सेंटीमिली माइनस 3 मीटर। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा पाई आर स्क्वायर, रॉड है ना, रेडियस दिया तो एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो ये हो गया पाई इंटू 9.5 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब
फोर्स पता है, स्ट्रेस बराबर क्या लिखेंगे, फोर्स कितना दिया है भैया 6.2 इंटू 10 पे पावर 4, 6.2 इंटू 10 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय एरिया, सॉल्व कर लेते हैं, पाई इंटू, खुल जा सिम सिम, सबसे पहले पाई किधर है भैया, शिफ्ट पाई इंटू 9.5 इंटू 9.5, तो ये हो जाता है लगभग 283.53, 283.53 इंटू 10 पे पावर -6, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, रख लेते हैं 283.53 इंटू 10 पे पावर -6। तो यदि हम बात करें तो इसको और लिखना चाहते तो लिख सकते थे 6.2 इंटू 10 पे पावर 4, और इसको हम लिख लेते हैं 2.8 इंटू 10 पे पावर -4, तो 10 पे पावर 8 तो आ गया, और मोटा मोटी यदि जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2.8 को हम 3 लिख सकते थे, तो 6/3 2, तो 2 तो आंसर ऐसे भी यदि हम कैलकुलेट करते तो क्या आता, 2.2 आता, देखो आंसर है क्या सी 2.2, मतलब जरूरी नहीं कि हर एक चीज को कैलकुलेट ही किया जाए, तो 6.2 डिवाइडेड बाई 2.2 कितना आएगा, 6.2 डिवाइडेड बाई 2.2, तो 6.2 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये आ जाता है 2.21 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां हमने क्या किया, अप्रॉक्स भी कभी कभार ट्राई करना चाहिए कि अप्रॉक्स में भी आंसर आ जाते, जैसे हमने क्या किया 2.8 को 3 मान लिया, 6.2 को 6 मान लिया, तो आंसर कितना आता है अप्रॉक्स 2 के आसपास, तो 2 इसमें से कौन सा है, एक ही तो है, बात खत्म, पैसा हजम, समझे थोड़ी सी कहानी। तो यहां पे लेंथ का कोई काम नहीं था, यदि स्ट्रेन पूछता यहां पे तो लेंथ की बात करते, ठीक है, फिलहाल स्ट्रेन निकलता भी नहीं यहां से। नेक्स्ट, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ, निम्नलिखित में सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है, शियरिंग स्ट्रेस देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, शियरिंग के कारण वॉल्यूम चेंज होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है, अपरूपण प्रतिबल के कारण आयतन नहीं बदलता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कारण आयतन बदलता है। दूसरा, टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, प्रतिबल में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, प्रतिबल में, चलो ठीक है की बात है, आयतन परिवर्तन नहीं होता, स्वाभाविक प्रतिबल लगाने से आयतन परिवर्तन नहीं होता। पहले देखो शियर स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, शियर स्ट्रेस में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है, शियर स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, अपरूपण आकृति में परिवर्तन नहीं होता, होता है भैया ये भी गलत। हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में भी क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो मतलब ये भी गलत। टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो शेप तो चेंज होगा, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, शेप तो बदलेगा ही, तो बच कौन क्या, टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, प्रतिबल में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, कौन से प्रतिबल में, सिंपल सा कह सकते हैं, बाकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं, यहां पे इसमें भी लिखना था टेंसाइल, ठीक है, तनन प्रतिबल में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे तनन लिख देता तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है, अदरवाइज सिर्फ प्रतिबल लिखेगा तो भैया प्रतिबल में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी तो आता है ना, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होता, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से चलते तो बी आंसर आ जाता, ठीक है, क्योंकि टेंसाइल यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। नेक्स्ट, क्या रहा था, यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम कंप्रेशन इफ इच साइड इज डिक्रीज बाय 1% देन वॉल्यूम स्ट्रेन इज, या बल्क स्ट्रेन लिखिए या सिंपल सा लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन इज, किसी एक समान घन का आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर, आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी भुजा 1% घट जाती है, तब आयतन विकृति होगी, आयतन विकृति बोले तो डेल वी बाई वी, यही आपको पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको भुजा मान लिया ए, पहले ए क्यू निकालेंगे, ठीक है, शुरुआती में, उसके बाद जैसे
मान लो हमने बोल दिया कि चलिए V1 बराबर कितना V है, ठीक है, तो V2 बराबर कितना 1% क्या हो जाता है, प्रत्येक भुजा 1% घट जाता है। इसका मतलब यदि भुजा ऐसे भुजा मान लो शुरुआत में A है तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर AQ। अब 1% घट जाता है मतलब 0.99, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V डैश इक्वल्स टू सिंपल सा कह सकते हैं 0.99 A का होल क्यूब। अब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम निकालो, तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा और गलती होने के भी चांसेस क्या है, ज्यादा है। आप एक बार ट्राई करोगे, इनिशियल वॉल्यूम निकाल लिए, फाइनल वॉल्यूम निकालिए 1% घटाने के बाद, उसकी साइड को 1% घटाने के बाद, उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल लिए। ये एक तरीका है, लंबा सा प्रोसेस है। एक दूसरा हम लोग तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, डिफरेंशिएशन आता होगा तो। हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, AQ होता है। अपने को क्या चाहिए, डेल V बाई V, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना dV बाई V, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लो, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dV बाई dA इज इक्वल्स टू dAQ बाई dA लिख सकते हैं। अब ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, लेकिन ये तो होगा, ये डिफरेंशिएट होगा कितना हो जाएगा 3A²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको dV बराबर क्या लिख सकते हैं 3A² dA। अब क्या किए, इसमें हम ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। एक बार समझ जाओगे तो करना इसके रिस्पेक्ट में आसान हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा dV इज इक्वल्स टू ये AQ हो गया 3AQ dA बाई A। तो dV, अब AQ बराबर क्या होता है V, यहां AQ रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 3 dA बाई A। ठीक है, अब AQ बराबर क्या होता है, AQ बराबर V होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dV बाई V इज इक्वल्स टू 3 dA बाई A। नॉर्मली बुक में यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको डायरेक्ट एक लाइन में इतना लिख देगा, तो आपको हम पूरा समझा रहे हैं, हर एक चीज को अच्छे से समझिए। आपको क्या दिया है, इतना प्रतिशत घटता, मतलब dA बाई A आपको दिया, परसेंटेज चेंज दे के रखा है ना, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो ये आपको दे के रखा है 3, और ये dA बाई A कितना दे के रखा है 1%, मतलब 1%, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सा 3%। कौन सा, dV बाई V इंटू 100% के टर्म में यदि हम बात करते तो कितना आ जाएगा 3%। तो कितना आ जाएगा 3% की बात करें तो dV बाई dV इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, dV बाई V इज इक्वल्स टू 3%। इसी को हम लिख सकते हैं 3/100, मतलब बोले तो 0.03 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, dV बाई V बराबर 0.03% लिखा जा सकता है, तो 0.03। तो आप लोग से है कि आप एक बार ये वाला लंबा वाला प्रोसेस ट्राई करोगे कि एक बार वॉल्यूम निकाले, फिर लेंथ को डिक्रीज करके 0.01% है ना, हाँ, तो 1% यदि घटाएंगे 100 में से तो इतना ही होगा ना, तो ये हो गया A। इससे हम लोग वॉल्यूम निकालिए 0.99 A का होल क्यूब करके, अब उसके बाद V1 माइनस V2 कर लिए, फिर डिवाइडेड बाई V1 कर लिए, उसके तरीके से पूरा निकाल के देखेंगे कैसे इतना आता है कि नहीं। तो 0.03 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा गौर कीजिएगा समझ में आएगा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन ही है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस कॉज चेंज इन, अपरूपण विकृति के कारण परिवर्तन होता है किसकी, उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, आकृति में, आयतन में। किसमें परिवर्तन होता है, अपरूपण का उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, पढ़े हैं शेप में। नेक्स्ट क्या रहा था, लोअर सरफेस ऑफ ए क्यूब इज फिक्स्ड ऑन इट्स अपर सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, द चेंज विल बी ऑफ द टाइप, कह रहा है एक घन के नीचे का फलक स्थिर है तथा ऊपरी सतह पर 30 डिग्री कोण पर बल लगाया जाता है, लगाने दो, तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। जैसे ये अपना है, ठीक है, इस पे 30 डिग्री पर बल लगा दिए, कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है।
तो इसके कारण क्या होगा, इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा एफ, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एफ कितना साइन 30, और इस साइड क्या हो जाएगा एफ कॉस 30 हो जाएगा। कॉस कॉस जैसा लग नहीं रहा है, कॉस 30, ठीक है। अब इस एफ के कारण एफ साइन 30 के कारण क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और एफ कॉस 30 के कारण क्या होगा, इसका शियर स्ट्रेस आएगा। तो मतलब इसके कारण इसका आकृति, तो कह सकते हैं इसका आकार और आकृति दोनों बदल सकता है। आकृति कैसे बदलेगी, सिंपल सा शियर लग रहा है, आकृति बदल गई, और आकार इसकी लंबाई भी बढ़ सकती है, तो कह सकते हैं सिंपल सा आकृति बढ़ जाएगी, आकृति और आकार दोनों क्या होगा, बदलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार पूछे हुए हैं कि 30 डिग्री पर यदि बल लगाइएगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसकी आकृति और आकार दोनों बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन आपको है, एक मेज की सतह पर अबद्ध धन पर 30 डिग्री कोण पर एक बल लगाया जाता है, घन पर किस तरह का रूपांतरण होगा, आकार आकृति दोनों में परिवर्तन होगा, बताए थे कभी 30 डिग्री वाली कहानी, ठीक है। तो जैसा अभी कहानी चला है सेम कहानी इस क्वेश्चन में था, कब था, बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट, 4 मीटर लंबाई और 3 मीटर त्रिज्या वाले तार को 10 किलोग्राम की वस्तु लटक रही है, तो प्रतिबल क्या होगा। ऑलरेडी सेम कहानी, फोर्स अपॉन एरिया लगाओ और निकालो। ये भी आपको स्ट्रेस पूछा था, निकालने के लिए निकाल सकते हैं, तो अधिकतम तनाव होगा, इसको भी ट्राई करेंगे। 2020 में आपसे पूछे हुए है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि SI मात्रक पास्कल होता है, अभी जस्ट बताया था शुरुआत में। स्ट्रेस का भी होता है यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, या कह सकते हैं इलास्टिसिटी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है, प्रेशर का भी होता है, सबका होता है पास्कल, तो प्रेशर का भी होता है, आगे जब प्रेशर पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और स्ट्रेस का भी होता है। नेक्स्ट, अपरूपण विकृति निम्न द्वारा दिखाया जाता है, किसके द्वारा, एंगल ड्यू टू डिफॉर्मेशन, विरूपण के कारण कोण जो बनता है, याद होगा ये थीटा वाला बताए थे, उसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हुक्स का नियम, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन को अपने को दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ कर रखिएगा, और मिलते हैं अगली कहानी हुक्स लॉ के अंदर, और पढ़ेंगे। अच्छा है, कम क्वेश्चन पूछा है लेकिन इजी क्वेश्चन पूछा है, तो फटाक से सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, थैंक यू।